देखिए, अब पिछले 36 घंटे के अंदर आपने देखा कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। उन्होंने अपने 2 पायलट्स को रिकवर किया, F-15 का 1 पायलट और एक वेपन सिस्टम ऑपरेटर को रिकवर किया, ईरानियन हॉस्टाइल टेरिटरी से। तो यानी कि एक बहुत बड़ी चीज़ थी। ऐसे मिशन जो होते हैं, बहुत ही रिस्की होते हैं। इन मिशन को सफल करना, अपने पायलट को वहाँ से लेके आना, जहाँ पे पूरे की पूरी पॉपुलेशन आपके अगेंस्ट है, तो ये दर्शा रहा था अमेरिकन्स को कि अमेरिकन्स कहीं पे भी होंगे, अगर हार्म्स वे में होंगे, तो उनको उनके लीडर्स बचा के ले आएंगे। और दूसरी चीज दिखा रहा था, अमेरिका कभी भी अंदर घुस के वापस भी आ सकता है। तो ये जो दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, ये ट्रंप की जीत थी। इसको जीत लेके, क्योंकि अगर वो ये दोबारा रिपीट करने की कोशिश करेंगे तो अगली बार सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि ये तो लक भी काफी मैटर करता है इसके अंदर। और साथ में उनके 2 जहाज फिर भी चले गए, चाहे एक C-130 था और दूसरा UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को भी हिट किया था उन्होंने। तो कहीं ना कहीं ये मिशंस बहुत रिस्की होते हैं, और अगर उन्होंने सक्सेस प्राप्त की है, तो नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। आप सबको बताइए कि अमेरिका जीत गया, और उसके बाद आप बोलिए अब डिप्लोमेसी को चांस देना चाहिए, हम तो कभी भी घुस के मार सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक टाइम था, जो अपॉर्चुनिटी थी, जो ट्रंप ने मिस कर दी। दूसरी चीज आती है कि इसके अंदर अगर सपोज 48 घंटे में, आप देखिए जब भी कोई एस्केलेशन हुआ है, वो एस्केलेशन हमेशा इजराइल या अमेरिका की तरफ से हुआ है। चाहे रिफाइनरीज के ऊपर हमले, चाहे हमले हुए हों गैस फील्ड पे, या फिर न्यूक्लियर प्लांट्स पे या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे, तो ये हमेशा से इजराइल या अमेरिका ने इस पे लीड ली है। यहां तक कि जो डीसैलिनेशन प्लांट केशम आइलैंड पे हमला था, वो भी अमेरिका ने किया था। तो अब यहां पे अगर हम देखें कि अगर इस एस्केलेशन में ईरान क्या करता है, हमेशा टिट फॉर टैट करता है। जिस लेवल तक अमेरिका लेके गया है, वो उस लेवल के हमले उनके ऊपर करता है। पर इस लास्ट जो महीने से ऊपर का युद्ध चल रहा है, इसमें हुआ क्या है? इसके अंदर अमेरिका और इजराइल की जो एयर डिफेंस की ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव कैपेबिलिटी है, उसकी क्षमता कम होती जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं खत्म हुई है, लेकिन देखिए अब 6 उनको एयर डिफेंस सिस्टम्स लाने पड़े, थर्ड कोरिया, साउथ कोरिया से 2 लाने पड़ रहे हैं उनको जर्मनी से। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वो अपने गल्फ एलाइज को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। और इसराइल के अंदर भी अगर आप देखिए, हमले अब ज्यादा सटीक और ज्यादा प्रिसाइज होते जा रहे हैं, और हमले ऐसे हो रहे हैं कि उनके भी इंफ्रास्ट्रक्चर, केमिकल प्लांट्स, स्टील प्लांट्स और रिफाइनरीज पे काफी हद तक उनका सक्सेस हो रहा है ईरान का। तो इसका क्या मतलब है कि अब उनकी इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी में इसराइल का भी डिग्रेडेशन आ रहा है धीरे धीरे। और ऐसा लगता है कि अगर 2-3 हफ्ते और वॉर खिंच खिंच गया, तो दोनों अमेरिका और इसराइल के डिफेंसिव सिस्टम्स बहुत डिप्लीट होंगे। उनके जो ऑफेंसिव सिस्टम्स हैं, वो भी डिप्लीट हो रहे हैं, चाहे वो टमाहॉक मिसाइल्स हैं, चाहे वो प्रिसिजन वेपन्स हैं, चाहे वो अब कह रहे हैं जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल्स, जिसको वो कह रहे हैं 2300 थी, हमारे पास 1000 यूज कर चुके हैं। और वो उनकी कैपेबिलिटी क्या है रिकूप करने की? 400 पर ईयर। पैट्रियट की क्या है? 620 पर ईयर। इसको डबल भी कर दोगे, पर जिस हिसाब से उसका समय लगेगा उसको डबल होने में और आने में, तो ट्रांसपोर्टेशन में, डिप्लॉय करने में और यूटिलाइज करने में, तो वो समय तक तो उनके ऊपर काफी क्षति पहुंच सकती है। ये अमेरिका को पता है। तो अब आगे क्या होने वाला है? अगर ईरान हमला करता है वापस, अगर वो इसके पावर प्लांट्स पे हमला करते हैं, तो ईरान कहां हमला कर सकता है? ईरान हमला कर सकता है इसराइल के पावर प्लांट्स पे। ईरान हमला कर सकता है जो पावर प्लांट्स अमेरिकन बेसिस को सप्लाई करते हैं पावर, उनके ऊपर। ईरान हमला कर सकता है उन पावर प्लांट्स को, या फिर उन बिजनेसेस को जो 18 टेक बिजनेसेस उन्होंने बताए थे। ईरान हमला कर सकता है गल्फ रीजन के पावर प्लांट्स को और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे बापको को कल किया उन्होंने, बापको रिफाइनरी को। तो इससे क्या होगा? अभी आरजू जी, एक चीज मैं आपको बताता हूं। अगर मैं हाईली डेवलप्ड देश हूं, तो मेरी पावर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो मुझे ज्यादा असर पड़ता है अगर मेरे कुछ भी पावर प्लांट्स चले जाते हैं। खासकर जैसे अमेजॉन वेब सर्विसेज हो गए, ओरेकल हो गया, HP हो गया, या दूसरे जो IT और क्लाउड सर्विसेज है, क्लाउड कंप्यूटिंग की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सोचिए उनको उनको कंटिन्यूअस अनइंटरप्टेड पावर चाहिए होता है। तो जो खासकर दुबई हो गया, या बहरीन हो गया, या फिर सऊदी अरेबिया हो गया, इनको बहुत इफेक्ट पड़ सकता है।
ना कि ईरान। ईरान के जब जाएगी पावर सप्लाई जरूर इफेक्ट होगा, उसका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब वो हमला करेंगे, जैसे ब्रिजेस पे एक पे किया था और पे हम्म करेंगे, तो उनको जरूर ट्रांसपोर्टेशन और रीसप्लाई और लॉजिस्टिक्स पे फर्क पड़ेगा। लेकिन जो फर्क पड़ेगा गल्फ कंट्रीज को उनके बिजनेसेस और इकोनॉमी में, उतना फर्क ईरान को नहीं पड़ेगा। ये चीज अमेरिका को समझनी चाहिए। और ये जो कंटिन्यूअसली मिस कर रहे हैं ट्रंप और नेतन्याहू अपॉर्चुनिटीज जहां पे युद्ध को रोक सकते थे, तो ये बहुत बुरा उनके लिए साबित हो सकता है आने वाले समय में, जब उनके इंटरसेप्टर्स इतने कम हो जाए। अभी भी देखिए ना आप, लेबनान से जो रॉकेट फायर हो रहे हैं, कई सारे रॉकेट गिर रहे हैं अब। पहले हम्म सारे इंटरसेप्ट हो जाते थे। इसका मतलब है आयरन डोम के भी जो मिसाइल हम्म इंटरसेप्टर्स है, या तो कम हो रहे हैं या फिर उनका कंसंट्रेशन अब सिर्फ हम्म बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स की तरफ है, ड्रोन्स की तरफ है, ना कि रॉकेट्स की तरफ। तो अब तो जो कन्वेंशनल सिस्टम्स हैं उससे भी हमले शुरू हो गए हैं इसराइल के ऊपर। इसराइल की सिटी जो है ना, हमारा जो दिल्ली का नेशनल कैपिटल रीजन है, उसकी आधी है। 22,000 स्क्वायर किलोमीटर है पूरा इसराइल। तो उसको तो मतलब हम्म अगर कंटिन्यूअस रहे और 3 हफ्ते तक अटैक, सोचिए इसराइल पे भी कितना डैमेज हो सकता है। यहां पे मैं नेतन्याहू का कहूंगा, देश की चिंता नहीं है उसको। उसको हाँ पर्सनल चिंता है कि कल मुझे अरेस्ट कर लेंगे, करप्शन चार्जेस हो जाएंगे, हम्म खासकर जब वो इलेक्शन हार जाएगा। वो हारने वाला है, आप मेरे से लिख के हम्म ले लिए, अक्टूबर में हार जाएगा। वो चाहता है कोई ऐसी जीत हो। सेम केस है प्रॉब्लम ट्रंप साहब की भी। अगर हम्म वो चाहते हैं कि कोई ऐसी जीत हो कि हम दुनिया को दिखा सके, हमने स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज खुलवा दिया, हमने ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया, हमने 440 किलोग्राम उनका एनरिच्ड यूरेनियम लेके आ गए हैं, हम ऐसी रजीम को लेके आए वहां पे जो हमेशा अमेरिका की सोचती है। अगर ऐसा कुछ उन्होंने कोई बड़ी चीज कर दी, तभी वो उनका इलेक्शन जीत सकते हैं, जो बहुत लो प्रोबेबिलिटी है। जितना वॉर खिंच रहा है, उतना रिपब्लिकन पार्टी को नुकसान हो रहा है, उतना ट्रंप को नुकसान हो रहा है, उतना नेतन्याहू को नुकसान हो रहा है, उतना अमेरिका को नुकसान हो रहा है। जहां $4 पर गैलन आज तेल की कीमत पहुंच चुकी है, यानी कि 40% इंक्रीज हो चुकी है तेल की कीमतें अमेरिका के हम्म अंदर। जहां पे वो कहते हैं हमारे पास सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का भंडार है। अरे भाई, क्रूड ऑयल का भंडार क्या होगा अगर विश्व की कीमतें इतनी ज्यादा हैं, तो आपकी भी तो कीमतें बढ़ेंगी। और आपकी कीमतें बढ़ी हम्म हुई हैं, हाँ, विश्व की कीमतों से 15-20% कम हो सकती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मल्टीफोल्ड हो जाएंगी कुछ समय के अंदर, अगर आपने युद्ध को नहीं रोका। अमेरिकन पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा है ये सब कुछ जो हो रहा है, और इसी वजह से नो किंग्स मूवमेंट हुआ। ना केवल अमेरिका के अंदर, बट आपने उसका इफेक्ट यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में भी देखा। यहां हम्म तक कि इसराइल के अंदर नेतन्याहू के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। वो नहीं चाहते युद्ध, सब लोग चाहते हैं कि युद्ध ना हो, युद्ध रुके, विश्व की इकोनॉमी जो इतनी बुरी तरह से सफर कर रही है, वो वापस अपने पैरों पे खड़ी होनी शुरू हो। बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन सर एक चीज मैं यहाँ जरूर ऐड करती चलूं कि बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद पाकिस्तान में किसी को भी इसराइल पसंद नहीं है और हमें कोई इसराइल से प्रॉब्लम है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे इसराइल एज अ कंट्री बहुत पसंद है। उनके यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है और जिस तरह से वो लोग दुनिया पे इस वक्त छाए हुए हैं, तो डेफिनेटली उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन नेतन्याहू पसंद नहीं है। नेतन्याहू की पॉलिसीज जो है, उन्होंने ना सिर्फ अपने आप को डैमेज किया बल्कि शायद इसराइल के लिए भी वो नुकसानदेह ही साबित हुए हैं। लेकिन सर यहाँ पर अगर हम ईरान की बात करें, ईरान ने जिस तरह से अटैक किया, आपके ख्याल से ईरान अकेला ये सब कुछ कर सकता था? इतनी ज्यादा उनके पास पावर थी? आपको लगता है कोई ना कोई दूसरी कंट्री जो है वो उसका साथ दे रही है, और जिसमें जाहिर है कि चाइना और कई कंट्रीज के नाम भी आ रहे हैं? आपको लगता है कि कोई मदद कर रहा है ईरान की? हाँ, मैं दो चीजों के बारे में बोलना चाहूंगा। पहला, जो आप बता रहे थे, आई एक्चुअली लव अमेरिकन एंड इसराइलीज। मैं आपको दिल हम्म की बात बता रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो लोग। चाहे वो कैपिटलिज्म कह लो, लेकिन कुछ भी कहो, बहुत ही हम्म फ्रेंडली हैं। जब भी मैं एम्बेसीज में भी रहा हूँ बाहर, या फिर मैं अब्रॉड में रहा हूँ, मेरे साथ अमेरिकन बहुत ही अच्छे तरीके से हम्म व्यवहार करते हैं। इसराइलीज तो और भी ज्यादा प्यार करते हैं। तो हम्म उनके साथ मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। मैं सिर्फ लीडर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ, अमेरिका हम्म और इसराइल की नहीं कर रहा। जैसे आप बोल रहे थे, हम सब वी ऑल लव देम, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली। कि आप ऐसे डिसीजंस ले कि आपके देश के लिए नुकसान वाले हैं, हम्म ना कि दूसरे देशों के लिए। सो आप सही कह रहे हैं। दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण चीज कही है कि जो ईरान को सस्टेन कौन कर रहा है,
क्या ईरान अकेला इतने बड़े आर्मी जिसका डिफेंस बजट $900 बिलियन था और अब बढ़ा के $1.5 ट्रिलियन बनाने की कोशिश की जा रही है, या फिर इसराइल जिसकी मोस्ट प्रोफेशनल एयरफोर्स है और आर्म फोर्सेस है। और मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी सिस्टम्स इसराइल के अंदर हैं, वैसे दुनिया में बहुत कम, खासकर साइबर डोमेन के अंदर या फिर जो प्रिसीजन सिस्टम्स में है। आप मानेंगे नहीं, मैंने खुद उनके साथ इंटरैक्ट किया हुआ है। उनकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट काफी आगे है ईरान से या किसी और देश के साथ। तो अगर वो इतने युद्ध को खींच गए हैं, 34-35 दिन युद्ध खींच गए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब दो चीजें हैं। ईरान को कोई सपोर्ट कर रहा है। कौन सपोर्ट कर रहा है? ईरान को रशिया सपोर्ट कर रहा है, उनको इंटेलिजेंस देता है, उनको ड्रोन के कंपोनेंट्स देता है, ड्रोन्स भी देता है, और यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट देता है। और मैं इसमें कोई गलत नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि जब यूएस सपोर्ट कर रहा है जेलेंस्की को, यूक्रेन को, और उनको प्रोवाइड करता है इंटेलिजेंस इनपुट, उनके जो इलॉन मस्क की सैटेलाइट्स हैं वो उनको पूरी हेल्प देती हैं जेलेंस्की को। और जब उन्होंने इवन इनपुट्स प्रोवाइड किए रहे थे ऑपरेशन स्पाइडर वेब में, जहां पे रशिया के 20 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को डिस्ट्रॉय किया था, उनकी छोटे छोटे ड्रोन्स ने, जो कि 4000 किलोमीटर तक अंदर आ गए थे। और 4000 को मैं जस्ट स्कोप में देखूं, दिल्ली से मॉस्को का डिस्टेंस है 4000 किलोमीटर। तो वो ट्रक्स में लाए गए और वहां से उन्होंने हमला किया। तो ये सारा असिस्टेंस किसने दिया था? अमेरिका ने और यूरोपियन देशों ने दिया। अगर अमेरिका वहां पे उनको इक्विपमेंट देता है, उनको एयर डिफेंस सिस्टम देता है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स देता है, ATACMs देता है, तो इसमें रशिया अगर हेल्प कर रहा है ईरान की, तो क्या गलती है या क्या खराबी है? ये पहली बात। दूसरी बात है कि चीन भी उनकी मदद करता है, खासकर नेवल डोमेन के अंदर, चाहे वो एंटी शिप मिसाइल्स है, चाहे वो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, जहां पे इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। तभी इनके हमले जैसे ही इफेक्टिव होने लगे, तो उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को पीछे मूव करना शुरू कर दिया। एक को तो क्रेट में डाल दिया है, दूसरा पास में आ रहा है लेकिन अभी भी 1000 किलोमीटर से दूर है, और तीसरा अब्राहम लिंकन तो वैसे ही 1000 किलोमीटर के आसपास उन्होंने उसको पोजिशन करके रखा है। तो ये सारी चीजें अगर हम देखें, तो यस, रशिया और चाइना उनकी डिप्लोमेटिकली मदद कर रहे हैं, स्पेयर्स, लॉजिस्टिक्स और ड्रोन्स और मिसाइल कंपोनेंट्स में मदद कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स में मदद कर। सर, इसी बीच में अगर ये बातचीत होती है, और आप जैसे सुनते हैं, हम लोग अक्सर डिबेट में भी होते हैं साथ, कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इन कंट्रीज के आपस में बातचीत हो जाए। आपको लगता है कि कोई पाकिस्तान की सुनेगा, या आपको लगता है हम सिर्फ मैसेंजर हैं, जो हमेशा कहा जाता है कि सिर्फ मैसेज पहुंचा रहे हैं? तो सर, क्या मैसेज पहुंचाना भी इम्पोर्टेंट काम नहीं लगता? पाकिस्तान का रोल क्यों नहीं इंपॉर्टेंट हो सका? वो इसलिए है कि वो गारंटर, मीडिएटर के लिए मैसेजेस तो पास कर सकता है, लेकिन गारंटर नहीं बन सकता। मैकेनिज्म जो ऐसा बने इंटरनेशनल, उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। इस वजह से कहीं ना कहीं, और खासकर ईरान और इजराइल दोनों नहीं चाहते कि पाकिस्तान गारंटर बने या पाकिस्तान मीडिएट करे। नॉट बिकॉज पाकिस्तान ने कुछ गलत किया है इस समय में, लेकिन इस बात से कि पाकिस्तान ने पहले इजराइल को आज तक कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो इजराइल को लगता है कि पाकिस्तान कभी भी उनका दोस्त नहीं बन सकता। दोस्तों, ट्रंप के 48 घंटे का टाइम देना कोई पहली बार नहीं है। ट्रंप पहले भी कई बार डेडलाइन दे चुके हैं, लेकिन रिजल्ट निकला 0। सच क्या है दोस्तों? ये 48 घंटे असली वॉर से ज़्यादा एक प्रेशर गेम है। डिप्लोमेसी का नाम लेकर ताकत दिखाने का खेल है ये। दोस्तों, उधर पिछले 36 घंटे में अमेरिका ने अपने पायलट्स को दुश्मन इलाके से निकाल लाया। ये छोटी बात नहीं है, ये एक मैसेज है। हम कहीं भी घुस सकते हैं और वापस निकल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ट्रंप यहीं पर चूक गए। इस जीत को डिप्लोमेसी में बदलना था, लेकिन उन्होंने उसे फिर धमकी में बदल दिया। यहाँ ट्रंप ने गलती कर दी। दोस्तों, ईरान की बात करें तो ईरान पर जितना हमला हो रहा उतना जवाब दे रहा है, और धीरे धीरे अमेरिका और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कमज़ोर पड़ रही है। पहले हर हमला रोका जा रहा था, लेकिन अब कुछ मिसाइल रुक नहीं रही, वो गिर रही है। आप सोचिए दोस्तों, अगर 2-3 हफ्ते और ये वॉर चला तो सबसे बड़ी ताकत भी रिसोर्स में पीछे पड़ सकती है। और उधर ईरान क्या कर रहा है? पावर प्लांट, रिफाइनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है, क्योंकि असली दर्द वहीं होता है। डेवलपमेंट देश की बिजली काट दो, उनकी इकोनॉमी बैठ जाती है। यही गेम अब चल रहा है। दोस्तों, यहाँ एक बड़ी ट्विस्ट है। ईरान अकेला नहीं है। रसिया इंटेलिजेंस और टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है। चाइना नेवल और लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है।
यानी यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रुकी, ये ब्लॉक बनाम ब्लॉक बन चुकी है। अब आते हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान खुद को मीडिएटर बता रहा है, लेकिन सच क्या है? मैसेज पहुंचाना अलग बात है और गारंटी देना अलग। पाकिस्तान गारंटी दे ही नहीं सकता, क्योंकि जिसने आज तक इजराइल को मान्यता ही नहीं दिया, उस पर भरोसा कौन करेगा? तो सीधी बात, पाकिस्तान इस गेम में सिर्फ पोस्टमैन है, प्लेयर नहीं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें।